Hello students, welcome back in our virtual class group of SMB Inter College. मैं हूं आपके साथ में आपका शिक्षक भूपेंद्र सिंह SMB इंटर कॉलेज अलीगढ़ से। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास हाई स्कूल का प्रकाश संश्लेषण लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है उसके अंतर्गत। तो हम लोगों ने अभी तक जो स्टडी किया था कल प्रकाश अभी जो पहली वीडियो थी स्वपोषण में यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में, इसको अगर हम समराइज करना चाहें तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन हम लोग देखे थे। हमने बताया था कि क्लोरोफिल एक स्ट्रक्चर होती है जो क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत मिलती है और उसी के अंतर्गत जो है आपके स्टेप्स होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कुल मिलाकर के 2 स्टेप्स आपने बात की थी और दोनों स्टेप्स कहाँ होते थे? क्लोरोप्लास्ट में हो रहे थे। ये दोनों स्टेप्स थे प्रकाश अभिक्रिया और अंध अभिक्रिया। अभी प्रकाश अभिक्रिया में मैंने बताया कि इसकी खोज रॉबर्ट हिल ने की थी, इसीलिए इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में कंप्लीट होती है और इसके जो मेजर स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को हम लोग 6 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। पहला था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। दूसरा था कि प्रकाश फोटॉन्स के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल का टूटना। तीसरा बताया अपचायक पदार्थों का निर्माण, प्रकाश फास्फेटीकरण, ऑक्सीजन का मुक्त होना और अंत में जल के अणु का पुनः निर्माण। इस प्रकार से प्रकाश अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। दूसरा आती है प्रकाश संश्लेषण की अंध अभिक्रिया। अंध अभिक्रिया में हमने जाना कि इसकी खोज ब्लैकमैन ने की प्रकाश और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में होती है। इसके अंदर कुल मिलाकर के 4 पद होते हैं: कार्बोक्सिलीकरण, व्युत्क्रम ग्लाइकोलिसिस, तीसरा कार्बन ग्राही का पुनः निर्माण और चौथा जो होता है शुगर का शर्करा का निर्माण होना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है डिस्कस किए थे पहली स्लाइड में। तो हाई स्कूल फोटोसिंथेसिस जो टॉपिक है उसके पार्ट 2 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग। इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो इन प्रयोगों में मुख्य रूप से 4-5 एक्सपेरिमेंट हैं जो आप लोगों ने समझने अच्छी तरह से, जिनके ऊपर क्वेश्चन पुट अप होते हैं आपके पास में। तो पहला होता है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। आपने पढ़ा पीछे कि अभिकारक के तौर पर प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है। तो इसको हम लोग प्रयोग से कैसे सिद्ध करेंगे कि वास्तव में ऐसा होता है? तो जैसे आप लोग देख रहे हैं तो एक वैज्ञानिक हुए हैं जॉन मॉल, तो इसे मॉल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं और वैसे आप लोग बुक्स में पढ़ेंगे मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के नाम से इसको कहते हैं। तो यहाँ आप जैसे आप देख रहे हैं कि एक पॉटेड प्लांट है, गमले में लगा हुआ पौधा है, जिसको एक पत्ती को हमने क्या हुआ, आधा भाग जो है बोतल के अंदर कर दिया है और आधे भाग को उसके बाहर छोड़ा है। इस बोतल के अंदर यहाँ पर क्या भरा हुआ है? KOH भरा हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की ये खूबी होती है कि ये वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेता है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो क्या होगा? इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पत्ती है थोड़े समय बाद में उसका एक परीक्षण करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च टेस्ट, आयोडीन टेस्ट भी बोलते हैं इसको। तो आयोडीन के द्वारा स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करके देखा जाता है और इस परीक्षण के दौरान क्या होता है कि जिस भाग के अंदर स्टार्च बना होता है, भोजन बना होता है, या आप जिसको कहते हैं मांड बना होता है, वो भाग कैसा हो जाता है? दैट बिकेम ब्लू और हल्का सा ब्लैकिश कलर का हो जाता है। और जहां पर नहीं बना हुआ होता है वहां पर ऐसा ब्लू या ब्लैक कलर का अपीयरेंस नहीं होता है। तो इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पौधे अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक अहम प्रयोग है प्रकाश संश्लेषण का कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? इसके लिए आप देख रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप रहता है और इस में आप देख रहे हैं कि बीकर है जिसके अंदर एक कीप है, कीप के नीचे कोई प्लांट रखा हुआ है, एक्वाटिक प्लांट, जलीय पौधा कोई भी हो सकता है, जैसे हाइड्रेला वगैरह जो भी आपने ले लिया। और साथ में इसके ऊपर क्या है, एक टेस्ट ट्यूब उल्टी करके लगा दी गई है। अब इसको प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया जाता है। जब बाहर प्रकाश में रख देंगे इसको तो क्या होगा, ये अंदर जो प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस करना शुरू करेगा और इसमें आप जैसे देख रहे हैं छोटे छोटे से बबल्स जो यहाँ पर बन रहे हैं, इन बबल्स की फॉर्म में कोई ना कोई गैस तो बाहर निकल रही है। तो इतना तो सिद्ध हो गया कि कोई गैस इसमें से बाहर रिलीज होती है। और जब ये गैस इसमें रिलीज हो रही है, अब इसका परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं कि धीरे से सावधानी से इस टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालते हैं
और जलती हुई माचिस की तीली इसके मुंह के पास लाते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा कि माचिस की तीली इसके मुंह के पास जब आएगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो और तेजी से जलने लगेगा, जिससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस फ्री होती है। अभी इसको एक छोटे से वीडियो के मार्फत भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये प्रकाश संश्लेषण गैस जो प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत कौन सी गैस रिलीज होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस तरह से क्या होगा कि ये लाइट एनर्जी इसको यहाँ मिल रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली कैसे भी कहिएगा कि प्रकाश से मतलब है सनलाइट से, इतना कोई विशेष मतलब नहीं है कि केवल सनलाइट ही होगी तो ही होगा। आप इसको एक टेबल लैंप के थ्रू भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये वाटर का वॉल्यूम हल्का सा बढ़ जाएगा और यहाँ पर स्पेस बनता जाएगा, एयर का गैप बनता जाएगा, जो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर गैप गैस इकट्ठी हो रही है। तो इस तरह के प्रयोग के द्वारा आप सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस फ्री होती है। और आती कहाँ से है, ये आप लोग बखूबी जान चुके हैं पहले वाली वीडियो में। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण में दो और प्रयोग आपसे पूछे आते हैं एग्जाम्स में। एक है प्रकाश संश्लेषण हेतु प्रकाश आवश्यक है, और दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल भी बहुत जरूरी है। इन दोनों को कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसे सिद्ध करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आपने जैसे देखा कि प्लांट के ऊपर पत्ती लगी हुई है, इस पत्ती के ऊपर दो स्लाइड्स या कांच की पट्टियों के मार्फत क्या होता है, एक छोटा सा कागज का ब्लैक कलर का पेपर चिपका देते हैं या लगा देते हैं दोनों तरफ से। ब्लैक कलर से क्या फायदा होगा कि यहाँ पर प्रकाश जो है नहीं पहुंच पाएगा काले कागज को पार करके, तो उतने ही क्षेत्र में क्या होगा कि इसको प्रकाश अवेलेबल नहीं होगा। और जब प्रकाश अवेलेबल नहीं होगा तो क्लोरोफिल का जो फॉर्मेशन है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेकअप हो जाएगा और वहां पर क्लोरोफिल भी नहीं बन पाएगा। अल्टीमेटली इसका जो है आयोडीन टेस्ट करके देखते हैं, और जब आयोडीन टेस्ट करते हैं तो उसकी जो रिजल्ट निकल करके आते हैं जैसे आप देख रहे हैं, तो जहां जहां क्लोरोफिल था वहां पर उसने आयोडीन टेस्ट दिया। बीच वाले हिस्से में इसको थोड़ा सा अलग तरह से दिखा दिया है। तो मैं बताया आपको कि जैसे इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर क्या था, क्लोरोफिल था, तो इस हिस्से ने क्लोरोफिल आयोडीन का जो परीक्षण था वो पास किया, और इसका रंग जो है कैसा हो गया, हल्का सा ब्लैकिश ब्लू हो गया। बाकी जिस हिस्से के अंदर क्लोरोफिल नहीं था उस हिस्से पर इस तरह की अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं हुई। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है और प्रकाश भी आवश्यक है। प्रकाश की आवश्यकता को हम लोग पहले वाले एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ एक छोटा सा टॉपिक और आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्टोमेटा, रंध्र। रंध्र क्या होते हैं, तो मैंने बताया था कि रंध्र जो हैं पत्ती की सतह के ऊपर छोटे छोटे से टिनी पोर्स होते हैं, बहुत बारीक छिद्र होते हैं, जिनके मार्फत क्या होता है, इनका जो मुख्य कार्य होता है, एक तो होता है वाष्पोत्सर्जन का। वाष्पोत्सर्जन क्या हुआ, इसको बहुत शॉर्ट में यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी पौधे के वायवीय भागों में जल का वाष्प के रूप में लॉस होना, उसको क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसके मार्फत होती है, इन्हीं स्टोमेटा के मार्फत होती है। दूसरा आता है गैसों का एक्सचेंज। दो मुख्य गैसेस यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ऑक्सीजन। तो इन गैसों का आदान प्रदान भी पत्ती के बाहर, पत्ती एक आपके कमरे की तरह से है, उसी को अगर हम लाखों गुना छोटा कर दें तो एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर बन गई। जैसे आपके कमरे के अंदर वेंटिलेटर्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, सेम पत्ती में भी क्या होता है, उसकी सतह को क्रॉस करने के लिए छोटे छोटे से स्टोमेटा होते हैं। तो स्टोमेटा के जो दो मुख्य कार्य थे वो आपको क्लियर हो गए, एक तो वाष्पोत्सर्जन का और दूसरा गैसों का एक्सचेंज का। चलिए अब आगे लेके चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। इन कारकों को हम लोग नॉर्मली दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहला कारक जो वह कारक हैं, यानी वातावरणीय प्रभाव करने वाले फैक्टर्स हैं, और दूसरे कारक जो होते हैं वो आंतरिक कारक कहलाते हैं, यानी कि पत्ती के अपने खुद के फैक्टर्स कहलाते हैं। वह कारकों में जैसे हम लोग बात करें तो इसमें आपको दिखाई देगा प्रकाश। मैं बताया आपको प्रकाश है या नहीं है, कितनी तीव्रता का है, कैसे रंग का है, तो ये सारी चीजें प्रभावित करेंगी प्रकाश संश्लेषण को।
आपको खुद सर्च आउट करना है कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा होती है। आपको मालूम है प्रकाश के अंदर जो हम लोग विजिबल लाइट है, इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। इन 7 कलर्स में से वो विबग्योर वाला फार्मूला मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक याद होगा। इन 7 कलर्स में से कौन सा कलर ऐसा है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे तेज होगी, और कौन सा कलर ऐसा है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की स्पीड सबसे कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। चलिए, दूसरा फैक्टर आता है तापमान, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी एक बहुत अहम मुद्दा है प्रकाश संश्लेषण को जो प्रभावित करता है। तो टेम्परेचर के फॉर्म में हम लोग बात करें तो टेम्परेचर एक ऑप्टिमम लेवल तक अगर बढ़ता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी, लेकिन उससे ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा टेम्परेचर तो क्या होगा, ये प्रकाश संश्लेषण का जो दर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसका मतलब ये हुआ, आपने पढ़ा भी होगा कि पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकालते हैं, और हमारे बुजुर्ग कहते भी हैं कि सुबह सुबह घूमने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उस समय पौधे प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करते हैं। अगर आप दोपहर के समय पेड़ों के पास जाएंगे तो वहां पर आपको छाया तो मिलेगी, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा सुबह की अपेक्षा कम हो जाएगी। तीसरा फैक्टर जो है यहाँ पर वो आता है वाटर का, जल का। जल की अवेलेबिलिटी कैसा है आप वैसे भी जानते हैं। अगर पौधे को पानी प्रचुर मात्रा में न मिले, आपके गमले में जो पौधे लगे हुए हैं आप उनको 2-3 दिन तक पानी नहीं देते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पत्तियां मुरझा जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी, और क्या होगा, झड़ना शुरू हो जाएंगी। तो ये सब इन चीजों का फैक्टर्स है कि जल भी उसको प्रभावित करता है। चौथा आता है खनिज लवण, क्योंकि उसकी प्रमुख आवश्यकता है, जैसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, और बाकी मैंगनीज वगैरह कुछ और खनिज होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो अगर खनिज पूरी मात्रा में, जितनी उचित मात्रा है मिट्टी के अंदर है, तो प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा। अगर उनकी न्यूनता है, कमी है, तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित होगी। अब आंतरिक कारकों को भी लेके चले तो यहाँ पर कुछ आंतरिक कारक भी होते हैं, जैसे पत्ती की संरचना, किस तरह की संरचना है, ये भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेगा। इन सब चीजों को बहुत डिटेल में आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, 11th और 12th में। देर आफ्टर स्टोमेटा, स्टोमेटा हैं तो किधर हैं, पत्ती की कौन सी सरफेस पर हैं, किस तरह के स्टोमेटा हैं, प्रोटेक्शन की क्या व्यवस्था बनी हुई है वहां पर, इन सब चीजों पर भी निर्भर करता है। और एक और आंतरिक कारक है, दैट इज क्लोरोफिल, पर्णहरिम। पर्णहरिम की अवेलेबिलिटी क्या है, किसी और कारण से कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्लोरोफिल कम बन रहा है या कोई और फैक्टर्स हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कुल मिलाकर के वातावरण प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सो आई होप यू हैव एंजॉयड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत बेहतरी से इस टॉपिक को समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। तो इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं मैं आपको पहले भी दिया था, उन प्रॉब्लम्स को कर लीजिए अपनी फेयर कॉपी में, और